अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को पैगाम देने और आवाम के साथ शाना बशाना खड़े होने के लिए आज मुल्क के वज़ीर आज़म और सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा खुद नौशकी गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले जवान अकेले नहीं है, पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है। शहादत बेशक बहुत बड़ा रुतबा है और ये मुसलमान के लिए बड़ा एजाज़ है। वज़ीर आज़म ने रेंजर्स और FC की तनख्वाहों में 15% इजाफे का भी वहाँ पर ऐलान किया है। साथ ही ये बताया कि CPAC के अगले मरहले में सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा। वज़ीर आज़म ने कहा तरक्याती कामों का ऐसा जाल बिछा रहे हैं कि फिर कोई दहशत गर्दों और दुश्मन की बात कोई नहीं सुनेगा। वज़ीर आज़म ने नाज़रीन पिछले साल ही नाराज़ बलोचों से बात करने का इरादा जाहिर किया था, जिसके लिए इनफैक्ट शाहजैन बुगटी को मुआविन भी मुकर्रर किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद एक तवील खामोशी है जो बता रही है कि हुकूमत अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकी है। इससे पहले भी मुज़ाकरात हुए लेकिन बेनतीजा। हर बार एक सही रहा है जो मुज़ाकरात हुए हैं उसका नतीजा। मुझे बात करने के लिए प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये कहिएगा, वज़ीर आज़म ने आज पाक फ़ौज के सरबराह के साथ जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया। सर, इस वक्त जब बलूचिस्तान सुलग रहा है, ऐसे में ये दौरा इंतहाई अहम है। सर बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, पाक फौज की तो ये रवायत है कि जहाँ भी कोई ऐसा बड़ा सान्या पेश आता है और अपनी यकजहती का ऐलान करना होता है, इजहार करना होता है, तो हमेशा कमांडर्स जो हैं वो वहाँ पर जाते हैं। वज़ीर आज़म का वहाँ जाना बहुत बड़ा एक आप समझे इवेंट है, इसलिए कि कुछ लोगों का ये ख्याल था और ये बात सोशल मीडिया पे बहुत फैली हुई थी कि शायद अभी तक वहाँ पर हालात ठीक नहीं हैं और कहीं कहीं फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं और लोग छुपे हुए हैं। तो इस किस्म की जो ना ये फैलाई जा रही थी मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, आज उसका कला कमा हो गया। और जिस तरीके से वहाँ पर खिताब किया है वज़ीर आज़म ने, इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर अभी अमन अमान कायम हो चुका है। और फिर उन्होंने अपनी यकजहती का भी एक किस्म का इजहार किया अफवाज पाकिस्तान के साथ और हमारे जो दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं। तो मैं समझ, और फिर बलूचिस्तान में है नौशकी का इलाका जो है, तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये उनके मुंह पे तमाचा है जो ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बहुत ही खराब, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर खराबी है और उसमें हमारा भी कुछ किया धरा है और हमें उसे ठीक भी करना है जी। लेकिन वो हमारे दुश्मन जो वहाँ पर अफरा तफरी पैदा करना चाहते थे और ये साबित करना चाहते थे कि जी वहाँ अमन अमान ठीक नहीं है, ग्वादर डेवलप नहीं हो सकता, वहाँ के रास्ते महफूज नहीं है, तो उनको एक बड़ी शटअप कॉल मिली है आज के इस इवेंट के बाद। सर खान साहब ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान को इतनी तरक्की देंगे कि दहशतगर्दों की कोई सुनेगा नहीं। सर, क्या बलूचिस्तान के मसले का वाहिद हल वहाँ तरक्याती कामों में तेजी और इजाफा है? सर जी, वाहिद हल तो नहीं ये कहा जा सकता, अलबत्ता मेन हल ये भी है। इसलिए देखिए, बात ये है कि ये जब एक्सट्रीमिज्म होता है ये उभरता है नाखानदगी से, गुर्बत से। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तालीम और तरबियत का इंतजाम करते हैं, तो ये दो चीज़ों ये ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो दुश्मन जानबूझकर वहाँ पर रखने डालना चाहता है वो तो किसी को हायर कर सकता है। ऐसे लोग मौजूद हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं बदकिस्मती से, जिनको किसी न तरीके से बरगला कर और अपने उसके मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो तो थोड़ा बहुत वो एक अलग है, उसके लिए ये करना पड़ेगा। देखें, आपको लड़ना भी पड़ेगा, जो लोग बंदूक उठाते हैं उनका कला कमा भी करना पड़ेगा जी। और जो वहां पर एक एहसास पाया जाता है महरूमी का, उसको चाहे वो दुरुस्त है या गलत है, वो पार्शली दुरुस्त है, उसको दूर भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों लहजों पर काम करना पड़ेगा और ये जो इस तरह के अनासर सर से कैश करते रहेंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। सर, माजी में हुकूमतों ने भी मुज़ाकरात की कोशिश की है, मौजूदा हुकूमत ने भी इनफैक्ट शाहजैन बुगटी को इस काम के लिए टास्क दिया, लेकिन कामयाबी कभी नजर नहीं आई। सर, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं खुद बलूचिस्तान में रहा हूँ, इसलिए जो मेरी नज़र में वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है। जी। पाकिस्तानी हुकूमतों का ये वतीरा रहा है और मुझे नहीं मालूम कि आजकल ये हुकूमत किन लोगों को इस्तेमाल कर रही है। ये वतीरा रहा है कि जो लोग तो स्टेट की हमायत करते हैं और उसके साथ यकजहती का इजहार करते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है और जो लोग कड़वी बातें करते हैं, स्टेट के खिलाफ बातें करते हैं, उनको अपीज किया जाता है। और मुझे लगता है कि ये पॉलिसी अभी भी जारी है। जब तक जो लोग आपके साथ खड़े हैं, जैसे देखें आप सरफराज बुगटी हैं,
काकड़ साहब हैं, जो कि और लोग हैं जो कि हमारे सेनेट में भी हैं, हुकूमत के साथ भी हैं, बजाय इसके कि उनकी खिदमात हासिल की जाए। आप ऐसे लोगों की खिदमात हासिल करते हैं जो या तो असले के किसी स्कैंडल में पकड़े हुए हैं जी। या बड़ी बड़ी करप्शन में पकड़े हुए हैं, उन्हीं को आप अपीज करते हैं, उन्हीं के जरिए आप काम करवाना चाहते हैं, तो काम तो खराब होना है। सर आप भी साथ मौजूद हैं और सरफराज बुगटी साहब भी मुझे बाप पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं। आपको मैं खुशामदीद कहूँगी और ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आऊँगी। खान साहब ऐलान कर रहे हैं आने वाले दिनों में बलूचिस्तान को तरक्की देंगे सर, फिर इसके साथ साथ मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं। इनफैक्ट इसी हुकूमत ने मुज़ाकरात की कोशिश भी की, शाहजैन बुगटी को इसके लिए उन्होंने अपना मावन भी बनाया, लेकिन हमने बड़ी तवील खामोशी देखी। इससे पहले भी और मौजूदा हुकूमत के इस स्टांस के बावजूद भी कोई कामयाबी नहीं हुई। सर क्या वजह है कि मुज़ाकरात की बात होती है लेकिन कामयाबी हो नहीं पाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो एक अजीब सा मिसकॉन्सेप्ट पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और पाकिस्तान बहैसियत स्टेट और हमारी हुकूमतें एक सेल्फ गिल्ट में हैं कि बलूचिस्तान की ये जो इंसर्जेंसी है, इसके पीछे बलूचिस्तान की बैकवर्डनेस है, बलूचिस्तान की अंडर डेवलपमेंट है या बलूचिस्तान की जो महरूमी है, शायद ये इसकी रीज़न है। ये पूरे पाकिस्तान को इस गिल्ट में हमने डाल दिए है। हकीकत ये है कि इस इंसर्जेंसी का इस अंडर डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कल परसों बशीर ज़ेब जो BLA का हेड है, जिसने ये अटैक्स हम पर कराए हैं, उसका एक वीडियो वायरल है। उसमें वो कहीं जिक्र नहीं कर रहा है कि मैं इसलिए लोगों को मार रहा हूँ कि सड़क नहीं बनी। ये हमने एक अपने अंदर एक सेल्फ गिल्ट अज्यूम कर लिया और उस प्रोपेगेंडा टूल का हिस्सा है कि जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो खूबसूरत कहानी है बलूचिस्तान में, उसको तोड़ने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। ठीक है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता होगा। इसी तरह रियासत अगर पैरेलल डेवलपमेंट कर दे, देखिए अनपैरेलल डेवलपमेंट सिर्फ बलूचिस्तान का इशू नहीं है, वो पंजाब का भी इशू है, वो कराची का भी इशू है। जो डेवलपमेंट कराची में, क्या वो सखर में है? क्या जो सखर में है वो कंदकोट में है? क्या जो डेवलपमेंट लाहौर में है वो राजनपुर में है, या इवन वो साहिवाल में है या गुजरांवाला में है? लाहौर के पास ही है। सो ये अनपैरेलल डेवलपमेंट बहैसियत रियासत पूरे पाकिस्तान का इशू है। इसको बुनियाद बनाकर ये कह देना कि ये लड़ाई जो है इस वजह से, ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत है और लड़ाई से तवज्जो हटाने वाली बात। बुगटी साहब मैं चाह रही हूँ आप यहीं पर ही रुकिए सर। पहले जो आपने कहा ना कि ये जो तरक्याती काम है वो वजह नहीं है, वहाँ पर ये एहसास महरूमी वाला एलिमेंट नहीं है, दहशतगर्दी के जो वाकयात और मामलात हो रहे हैं, तो फिर सर वजह है क्या? और फिर जो मुज़ाकरात होते रहे हैं या करने की कोशिश की जाती रही है, वो क्या फिर हमेशा बेमानी रहे हैं सर? इंतहाई बेमानी रहे, इंतहाई फेल्ड प्रैक्टिस है ये। चाहे पाकिस्तान के स्टेट को अगर आप देखें, ये बलोच सेपरेटिस्ट के हवाले से हो, ये TTP के हवाले से हो, ये जहाँ जहाँ ये साइंस अप्लाई की गई है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, ये एक फेल पॉलिसी थी, फेल्ड पॉलिसी है, फेल्ड पॉलिसी रहेगी। इम्पीचमेंट की जो पॉलिसी है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इस रीजन में आप कहीं भी देख लें, सिर्फ पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट ना देख लें, आप श्रीलंका का कॉन्टेक्स्ट देख लें, आप कश्मीर खालिस्तान का कॉन्टेक्स्ट देख लें, सो एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी जिसने कामयाब होना है, वो पॉलिसी ये है कि जो मुज़ाकरात हैं, वो मुज़ाकरात का कह के आप उनके साथ उनको और स्पेस दे देते हैं। इंसर्जेंट का जो माइंड होता है वो उसको रीड करना ज़रूरी है कि वो क्या चाहता है। वो यही कुछ चाहता है हमसे कि हमारी इम्पीचमेंट की पॉलिसी हो, हम इंटेलेक्ट, हमारा मीडिया। पहले तो देखिए किस तरीके के साथ उन्होंने हमारे सर, यानी इनके साथ कभी भी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, बुगटी साहब आप ये कह रहे हैं? जी 100%। मैं आज तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ और मेरी ओपिनियन में भी कोई उससे इख्तलाफ करे, लेकिन हकीकत ये है कि जब आपने इम्पीचमेंट की पॉलिसी अपनाई है, उसका रिजल्ट आपको इसी सूरत में मिला है कि उनके हमले ज़्यादा हुए हैं, कम नहीं हुए। सर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आपका। तो फिर जो शाहजैन बुगटी साहब को टास्क दिया गया था, मावन बनाया गया था इन मामलात के लिए, मुज़ाकरात के लिए, तो वो आप इत्तेहादी हैं, हुकूमत के साथ हैं आप, वफाक के साथ हैं आप, तो सर कि बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है सर, तो आपके साथ तो मिलकर ही बातचीत हो रही होगी ना सर? देखिए मेरी बात सुने, मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, आई एम नॉट अ स्लेव टू एनीबडी, आई हैव अ ओपिनियन, मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ, मैं आई कांट किल माई ओपिनियन। गवर्नमेंट का अपनी एक पॉलिसी होगी, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मेरी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात अच्छा, ये आपकी पार्टी का ओपिनियन नहीं है, वो चाहती है कि मुज़ाकरात हों, ये सरफराज बुगटी का ओपिनियन है सर?
जो आपने वहां पर नहीं दिया। पार्टी का देखिए, पार्टी का कोई ओपिनियन है ही नहीं इसमें। पार्टी की ओपिनियन कब पार्टी ने इस पे मीटिंग की है कि पार्टी इस पे कोई ओपिनियन देगी? तो देखिए, पार्टी का ओपिनियन नहीं है, ना ये ओपिनियन है कि डायलॉग करें, ना ये ओपिनियन है कि डायलॉग ना करें। आप रियासत की बात करें, छोड़े अक्रॉस द पार्टी बात करें। क्या रियासत को इस डायलॉग में कोई फायदा होगा? क्या रियासत ने इससे पहले कभी कोई मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाया है? इन बलोचों के साथ 5 दफ़ा पहले मुज़ाकरात हुए। किस मुज़ाकरात ने आपको फ़ायदा दिए? आप खैरबख्श मरी को लेकर आए C-130 में बिठा के, आप उसके मुर्गों को लेकर आए, एंड लुक हाउ ही रिस्पॉन्डेड। उन्होंने पहले दिन आके एयरपोर्ट पे पाकिस्तान का झंडा जलाया। दुख ये है कि ना हमारी कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, दुख ये है कि हमारी मीडिया, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा पार्लियामेंट, हमारे सारे इदारे अभी तक इस बात पे कंफ्यूज्ड हैं कि जो मजहब के नाम पर वायलेंस है, सब मिलके उसको दहशतगर्दी कहते हैं। ये जो वायलेंस है, इसका हमने एक अजीब नाम, एक अजीब नैरेटिव क्रिएट किया है। नाराज बलोच है जी, नाराज बलोच है। वो खुद कहता है कि नाराज तो वो है जिसको सड़क नहीं मिली, जिसको स्कूल में अगर कोई कमी है। हल क्या है? 4000 लोग हैं, उनको क्रश करें, और क्या हाल है? उनके आगे अगर 22 करोड़ आवाम को डाल लें, वो तो अच्छा, वो डायलॉग की बड़ी अजीब बात करते हैं। जी बिल्कुल करें, क्यों ना करें? जो दहशतगर्द है उसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। मैं इस पे आ रहा हूँ जी। देखिए, ऑपरेशन करने के आप कैपेसिटी देख के अपनी फोर्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो इंसर्जेंट है, इसकी कैपेसिटी नहीं है कि आप पूरी फौज डाल दें वहां पर। इनकी पैरामिलिट्री फोर्स से, फिर पुलिस में आजकल जो आईजी आए हुए हैं, ही इज सच अ वंडरफुल मैन। उन्होंने इस सीटीडी को बड़ा एम्पावर कर रहे हैं। वो करप्शन फ्री बलूचिस्तान की पुलिस बना रहे हैं। आप उनको स्ट्रेंथन करें, अपनी पैरामिलिट्री फोर्स को स्ट्रेंथन करें। और वो कैपेसिटी उनकी नहीं है कि हमें कोई ग्रैंड ऑपरेशन करना पड़े। पूरा बलूचिस्तान हमने कह दिया, जो लोग बलूचिस्तान को अंडरस्टैंड करते हैं, बलूचिस्तान बड़ा वास्ट एरिया है, बहुत छोटे से एरिया में ये शोरिश है। उसको आराम से आईबीओस के साथ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के साथ, गालिबन नईम खालिद लोधी साहब, क्योंकि वो साथ साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आप अग्री भी कर रहे हैं दोनों मेहमानों का। मैं जी अग्री नहीं कर रहा, बल्कि मुझे तो मालूम नहीं था कि सरफराज मुफ्ती साहब आएंगे इस प्रोग्राम में। मैंने पहले ही आपको ये बात बताई थी कि हमारी ये जो पॉलिसी है कि जो लोग हथियार उठाते, मैंने यही लफ्ज इस्तेमाल किया जो सरफराज मुफ्ती साहब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। भारत की रियासत कांप जाती है जब ला इलाहा कहने वाले डट जाते हैं, चाहे वो एक बुरहान वानी हो, या एक सैयद अली गिलानी हो, या नाना की लाश पर बैठा हुआ एक मासूम सा 3 साला अयाद हो। भारत के जुल्म के आगे अहले ईमान न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। अहले ईमान ना तलवारों से जेर हुए हैं, न बंदूकों से खौफजदा हुए हैं। ये साबित होता रहा है और होता रहेगा। नाज़रीन, आज फिर दुनिया ने देखा, कर्नाटक में एक निहत्ती लड़की तकबीर की तासीर से हिंदू बलवाइयों, दहशतगर्दों, इंतहा पसंदों के आगे डट गई है। सैकड़ों बदमाश मिलकर भी एक निहत्ती, एक मासूम लड़की को खौफजदा नहीं कर सके हैं, उसे हिजाब हटाने पर मजबूर नहीं कर सके हैं, उसके बढ़ते कदम रोक नहीं सकें। देखिए मंजर, इंतहा पसंदों के सामने खड़े होने वाली मुस्कान को एक बार फिर मैं सलाम पेश करती हूँ। मेरी ये बहन मुझ समेत नाज़रीन तमाम दर्द दिल रखने वाले, कानून की इज्जत करने वाले और अहले ईमान इस मासूम के साथ हैं। हमें फ़ख्र है इस पर। गुज़िश्ता महीने कर्नाटक के सरकारी स्कूल में मुसलमान तालिबात को हिजाब पहनने से रोका गया था, जिसके बाद मज़ीद 2 तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी लगाई गई, जिस पर मुसलमान तालिबात ने मुजाहिरे किए, अपना आईनी हक मांगा। तो इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमान तालिबात पर हमले शुरू कर दिए, उन्हें हर जगह तज़हीक का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस वक्त पूरी रियासत में कशीदगी है, मुसलमान दुश्मन मुजाहिरे पुरतशद्दुद होते जा रहे हैं। अब शेफमोगा में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, लेकिन मोदी सो रहा है, क्योंकि मुसलमानों के सर कटेंगे तो उसकी सियासत चमकेगी ना, ये सब जानते हैं। हिजाब का मुकदमा कर्नाटक हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। हिजाब की आईनी हैसियत ज़ेर बहस है कि आया दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद सेकुलर जमहूरियत में मजहबी इम्तियाज़ और मुनाफरत की कोई गुंजाइश हो सकती है? एडवोकेट जनरल ने कर्नाटक की अदालत को बताया कि हिजाब के मामले में कानून के पाबंद होंगे, जज्बात पर नहीं चलेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, वहाँ ना इंसानियत देखी गई है कभी, ना कानून देखा गया है। वहाँ सिर्फ नफरत और नफरत और नफरत है। अफसोस कि दुनिया खामोश है, लेकिन इतना तो अब मुझे समझ आने लगा है नाज़रीन कि दुनिया में इंसान कम और 2 टांगों वाले जानवर ज़्यादा हो गए हैं, जिनके सीनों में दिल नहीं सिर्फ मफादात धड़कते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद ऑपोजिशन एक बार फिर नाज़रीन मुतारिक हो गई है। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं। कभी पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की मीटिंग हुई, फिर MQM से मीटिंग हो गई, फिर चौधरी बिरादरान से मुलाकात तय हो गई है। उस्मा बुखारी साहिबा मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं। खुशामदीद कहूँगी आपको, बड़े दिनों बाद आए, इसका शिकवा भी करूँगी। अब सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए, बड़े मुतहर्रिक हैं इस वक्त आप लोग, बड़ी बातें की जा रही थी, अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, लेकिन जो इत्तेहादियों से, हुकूमती इत्तेहादियों से इनफेक्ट मुलाकातें हो रही हैं, दीगर लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, वो तमाम लोग ये बात कर रहे हैं कि कोई कॉन्क्रीट इस वक्त आपके पास कुछ भी नहीं है पेश करने के लिए, दिखाने के लिए। तो उस्मा साहिबा, क्या बगैर तैयारी के ये मीटिंग शुरू हो गई या कुछ है पीछे जो जिसकी पर्दादारी है? बहुत शुक्रिया किरण, आपका बिल्कुल शिकवा जायज़ है और मैं इस शिकवे को जो है वो माज़रत के साथ एक्सेप्ट करती हूँ। थैंक यू। नहीं हो सका, बहुत अरसे से आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, आपके चैनल पे बात नहीं हो सकी। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, देखिए हर चीज़ करने का एक तरीकाकार होता है, मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं और पहले अपनी पार्टी के अंदर कंसेंसस बिल्ड करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि क्या हमें इस तरफ जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये तेजी से गैर मकबूल होती हुई हुकूमत जो है वो सूट करती है एक ऑपोजिशन को कि जिस तरह से जो ये इनका तरीका है, ये गैर मकबूल होते हैं। सियासी तौर पर सोचा जाए तो हमें सूट करता था, इनको गालियां पड़ रही हैं, इनको लोग जो है वो बद्दुआएं दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखने की बात यह है कि अवाम के सेंटिमेंट्स जो हैं वो अब गुस्से का इजहार ऑपोजिशन के साथ भी कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि वो उनका ख्याल यह है कि इमरान खान साहब जो कहा करते थे जिस तरह के वजीर आजम हाउस से पकड़ के जो है वो निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए वजीर आजम को, तो लोग शायद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे करके वजीर आजम को फारिग होना चाहिए, जो यकीनन मुमकिन नहीं है, जो हम बस हम नहीं कर सकते। सो इसलिए ये आप बिल्कुल जो है वो रेस्ट एश्योर कि बहुत कुछ, सब कुछ तैयारी है। ठीक, तो अच्छा आपने कहा कि कंसेंसस बिल्ड कर रहे थे ना, तो MQM वालों से जो आप लोगों की मीटिंग हुई, जो मुलाकात हुई, तो वहां पर क्या वो इस चीज के हामी हैं अदम एतमाद के लिए? ये अभी देखिए इसके ऊपर उन्होंने वक्त मांगा है और उन्होंने कहा है कि वो अपनी क़यादत से जाकर बात करना चाहते हैं, जो बातें आज वहां पर हुई हैं। तो मेरा ख्याल है ये उन तक ही हमें रहने देना चाहिए और हर कार्ड जो है वो शो करने के लिए नहीं होता है। इसका तरीके अदम एतमाद जो है वो गले में ढोल बांध के नहीं होती। तरीके अदम एतमाद के लिए कुछ हिकमत अमली, कुछ जो है वो सीक्रेसी भी दरकार होती है। तो हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हुकूमत जितने भी दिन इस मुल्क में मुसल्लत रहेगी उतना इस मुल्क के लिए खतरनाक है। चलिए, एक इत्तेहादी ने तो टाइम मांग लिया, वो इस पर सोच रहे हैं, लेकिन क्या चौधरी बिरादरान से, काफ लीग से भी इस तरह के मामलात कुछ तय होने जा रहे हैं? क्योंकि मुलाकात तो तय हो गई है, तो क्या इनको इस बात पर राजी कर लिया गया कि अदम एतमाद की पेशकश या अदम एतमाद पर बात होगी? देखिए किरण, ये तो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है, जाहिर है सब पॉलिटिकल पार्टीज को, और हम अपनी सीसी के कल बाद जो है वो इसका हमने एलामिया भी जारी किया है कि हम इस तरफ जाना चाहते हैं। और अब ये इत्तेहादियों के लिए भी हाई टाइम है, क्योंकि इत्तेहादी भी जाहिर है अपने अपने हलकों से आते हैं और उनके पास भी, उनके हलकों में भी वही लोग बसते हैं जिनको बिजली के बिल ज्यादा देने पड़ रहे हैं। उनके हलकों में भी वही लोग बसते हैं जो 18% महंगाई से इस वक्त जो है उनका दीदा माहौल है। इनके हलकों में भी वही लोग बसते हैं जो 80 लाख के करीब पाकिस्तान में बेरोजगार हुए हैं और इनके हलकों में भी यकीनन वो लोग होंगे जो है इदारा शुमारियात और बाकी स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 7 करोड़ ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। और इसका सर्वे के जरिए, मुख्तलिफ जरिए से, मुख्तलिफ इंतखाबी जो हमारे कंटोनमेंट इलेक्शन हुए या बलदियाती इलेक्शन से केपी में हुआ, जो बाई इलेक्शन हुए, इसका इजहार लोग कर रहे हैं। तो ये लोग भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर वापस जाना है, सारे जिंदगी इत्तेहादी तो नहीं रहना ना, इनको वापस अपने हलकों में भी जाना है और वहां पर एग्जैक्टली आप लोगों ने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। और फिर अगर हम सपोज कर लेते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन पर चले जाते हैं, तहरीक अदम एतमाद आप ले आए, वजीर आजम को आपने घर भेज दिया, आप लोग आ गए और फिर शहबाज शरीफ, लेट्स सपोज शहबाज शरीफ वजीर आजम बन भी जाते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब तो खुद कह रहे हैं कि तमाम जमातें मिलकर भी इस वक्त जो सिचुएशन है, हालात को बेहतर नहीं कर सकते। तो कुछ अरसे के बाद फिर सामने इलेक्शंस है, तो आप लोगों के लिए सिचुएशन वर्स नहीं हो जाएगी? नहीं, ये इलेक्शन इससे पहले, वर्ष पहले ही है। मैंने जैसे कहा, अगर हम सियासी तौर पर फैसला करते तो हमें सूट करता था कि इमरान खान साहब को मजीद गालियां वो करने के लिए और गैर मकबूल होने के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन अवाम इसकी मुतहम्मिल मुल्क नहीं है, इसका मुतहम्मिल मुआशी तौर पर आप हालात देखिए कि कहाँ चले गए हैं। वो तो नया पाकिस्तान बना के बैठे हैं ना, जिसके अंदर प्रॉब्लम ही नहीं है। इमरान खान साहब के कभी मुंह से आपने कभी हकायक की बात सुनी है? कभी उनको अंदाजा है कि प्रॉब्लम क्या है? उनको कभी अंदाजा है? वो कहते हैं हम बता नहीं सके। उनका सारा फोकस ये है कि मीडिया को हम नहीं बता सके हमने कितने कारनामे सर अंजाम दिए हैं। कारनामे बताने से नहीं होते,
वो किरण नजर आते हैं, आम आदमी लेकिन की जिंदगी में बेहतरी से नजर आते जी हैं, लेकिन उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गो के उस्मा सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन यही काफिले जिसके साथ आप लोग अब मीटिंग के लिए जा रहे हैं, जरदारी साहब से जब इनकी मीटिंग हुई है उस वक्त ये कह चुके हैं कि नून लीग पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम जी, ज़ाहिर है ये अब पीपल्स पार्टी और क्यू लीग के बीच में मुलाकात हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी है उनकी है कि ऐसी बात ही नहीं हुई। लेकिन ज़ाहिर है अच्छा, जब देखिए अगर क्यू लीग जो है ना उसके बारे में इमरान अच्छा, खान साहब क्या कहते हैं आपके ऊपर आप लोगों को पूरा भरोसा है काफ लीग पर कि अगर आपके साथ आ जाते हैं, मतलब आपके साथ बेवफाई नहीं करेंगे? देखिए किरण, अगर अगर जो है परवेज इलाही साहब को इमरान खान साहब डाकू के खिताब से नवाजते रहे और उसके बाद उनकी हुकूमत के अंदर वो इस वक्त मेन इत्तेहादी भी हैं और स्पीकर भी हैं हमारी असेंबली के, तो इससे ज्यादा बुरा तो मतलब किसी को कोई क्या कह सकता है और कर सकता है। लेकिन सियासत में आपको बैठना पड़ता है, सियासत में आपको, और मैंने जैसे कहा कि ये इत्तेहादियों के लिए भी इस वक्त डू और डाई सिचुएशन है, उनको तय करना है वो इमरान खान के साथ खड़े हैं या आवाम के साथ खड़े हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। बुमा बुखारी साहिबा प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होती हूँ। वेलकम बैक जी। 3.5 साल पहले 8 साला मोहम्मद उमर के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से अपने बाजुओं से महरूम हो गया था। मोहम्मद उमर के दोनों बाजू के इलेक्ट्रिक के हाई वोल्टेज तारों ने जलाए, लेकिन उसका दिल हर रोज़ के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया जला रही है। मासूम बच्चे की ज़िंदगी तबाह करने के बाद उसे किस तरह अजियत दी जा रही है। 7 से 8 के नाजरीन के लिए मुदस्सिर नज़ीर स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं, और से देखिए। कराची का मोहम्मद उमर वालिदैन की आंखों का तारा, मगर गुज़िश्ता 3 साल से मोहम्मद उमर एक अलमिया की तस्वीर है और एक इदारे की मुसलसल बेहिसी की अलामत है। तीन साल पहले मोहम्मद उमर भी एहसनाबाद की गलियों में क्रिकेट और फुटबॉल खेला करता था, मगर 21 अगस्त 2018 एक हादसे ने मोहम्मद उमर और उसके वालिदैन की जिंदगी को हिला कर रख दिया। मैं इस वक्त एहसनाबाद की उस गली में मौजूद हूँ जहाँ के इलेक्ट्रिक की 11,000 केवीए की वायर ईद उल अजहा के तीसरे रोज मोहम्मद उमर पर आ गिरी। मोहम्मद उमर ने बिजली की तार को हाथों से हटाने की कोशिश तो की, मगर चंद लम्हों में इस नन्हे बच्चे के दोनों बाजू जलकर राख हो गए। क्रिकेट के शौकीन मोहम्मद उमर के वो बाजू जिस्म से अलहदा कर दिए गए जिनसे वो बल्ले को थामता था, और अब वो सिर्फ हसरत से दोस्तों को खेलता देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। फिर भी इसके साथी इसके गली में पहुंचने पर हौसला बढ़ाते हैं। दूसरे बच्चों की तरह न खेल पाना तो मोहम्मद उमर और उसके वालिदैन की अजियत का बहुत मामूली पहलू है। इनकी असल अजियत तो उस वक्त शुरू हुई थी जब के इलेक्ट्रिक ने गफलत साबित होने पर सिंध हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि के इलेक्ट्रिक 24 साल की उम्र तक मोहम्मद उमर के मसनूई बाजुओं के अखराजात उठाएगा, मगर के इलेक्ट्रिक ने इस वादे की वादा खिलाफी करते हुए 3.5 साल गुजार दिए हैं। अब तो मोहम्मद उमर ने अपनी मां से बाजुओं का सवाल करना भी तर्क कर दिया है, जिसने सिंध हाई कोर्ट के फैसले से उम्मीदें बांधी थी और अपने बेबाजू जिगर के टुकड़े को भी तसल्लियां कराई थी। मैंने एक दफ़ा अपनी मम्मा से सवाल किया था कि ये जो मेरे बाजू हैं क्या ये वापस आएंगे, तो वो उस दिन रो पड़ी थी। उसके बाद मैंने आज तक उनसे सवाल नहीं किया, लेकिन आज मैं के इलेक्ट्रिक से सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस बाजुओं का उन्होंने मुझसे वादा किया था वो उन्होंने अभी तक पूरा क्यों नहीं किया। मुझे बहुत तरक्की करनी है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, और मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करूँ। मोहम्मद उमर के वालिद मोहम्मद आरिफ के 3.5 साल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर तक जूतियां चटखाने में गुजर गए हैं, मगर इन्हें अदालती हुक्म के बावजूद मुसलसल के इलेक्ट्रिक के ताखीरी हरबों का सामना करना पड़ा है। मेरे बच्चे के हवाले से उनकी तरफ से डिलाइंग टैक्टिक्स जो हो रही हैं उसमें वो चाह रहे हैं कि बच्चे के हाथ ना लगे, जो मुझे फील आ रही है। मेरे बच्चे के लिए उन्होंने 24 साल तक का वादा किया है और कोर्ट से भी उन्होंने इस बात को ऑर्डर में शामिल करवाया कि 24 साल तक वो सपोर्ट फराहम करेंगे। तो इस 24 साल की यंग एज में मेरे बच्चे को वो पहले ही एन जवानी के टाइम पे सपोर्ट देना बंद कर देंगे। तो ये जो टाइम है
उसमें भी वो डिलेइंग टेक्निक्स करके मेरे बच्चे को इन हाथों से महरूम कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत, सुन्नत के मायने और मोहम्मद आरिफ अपने बेटे को बाजुओं के बगैर जिंदगी गुजारता देखकर रोज जीते और रोज मरते हैं और अपने बेटे की जिंदगी में आसानी लाने के लिए के इलेक्ट्रिक की हर मुमकिन शर्त पूरी कर चुके हैं, मगर के इलेक्ट्रिक हर बार कोई न कोई नई और नामुमकिन शर्त आयद कर देता है और वो अपने बेटे के पास नामुराद लौट जाते हैं। सारा जो इस वक्त जो मसला आ रहा है वो के इलेक्ट्रिक की तरफ से आ रहा है कि वो उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं जो उनकी इनवॉइस है। अगर वो अप्रूव करेंगे मेरे बेटे के हाथ लग जाएंगे। कभी कहते हैं कि बच्चे के लिए जो हाथ लग रहे हैं उसमें किसी मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी शामिल करें, उसकी तरफ से रिकमेंडेशन उसमें प्रोवाइड करें। कभी कहते हैं कि जो वेंडर हैं bionex.org वो हम उनको ऐसे पेमेंट नहीं दे सकते जब तक कि वो हमारे पैनल पे जो वेंडर्स की लिस्ट है उसमें रजिस्टर ना कराएं अपने आप को। कभी कहते हैं कि जो हमारा अप्रूवल का प्रोसेस है उसमें कम से कम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद 3 महीने का टाइम हम लेते हैं। अब मुझे ऐसी कंडीशंस दे रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बच्चे की तरह का कोई केस कैसे लाऊं सामने, जबकि ये पहली अपनी तर्ज का नौइयत का केस है। बायोनेक्स पाकिस्तान में मसनूई बाजू लगाने वाला वाहिद इदारा है। बायोनेक्स के CEO अनस नियाज का कहना है कि इनका इदारा टैक्स पेयर और रजिस्टर्ड है और आर्म फोर्सेस के एहलकार भी इनके क्लाइंट्स में शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम बात करते हैं केसेस की जो उम्र जैसे ही हैं, जिनकी एम्पुटेशन टिल्ट शोल्डर तक की है, तो हमारे पास एक बहुत एफिशिएंट केस हैं जो यूज़ भी कर रहे हैं, जिनका नाम नवीद है। वो नेवी में होते हैं और उनका एक एक्सीडेंट की वजह से उनका आर्म की एम्पुटेशन हो गई थी और अब वो माशाल्लाह आर्म यूज़ कर रहे हैं। अपनी 8 महीने की बेटी भी उन्होंने उस आर्म से उठाई हुई है और उसके साथ साथ वो बाइक भी चला रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये चीज़ सक्सेसफुल है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जितने भी लोग हैं उनके लिए हम ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक ऐसा केस है जो कि इलेक्ट्रिक ने एज अ स्पॉन्सर किरदार अदा करना है उस बच्चे की रिहेबिलिटेशन के लिए। बेसिकली हम जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या जो चीज़ बना के दे रहे हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरी है, वो उनको पता है कि उनकी क्या ज़रूरत है, जो हम फुलफ़िल करके दे रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। मसनूई बाजू की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए समा ने बायोनेक्स के एक क्लाइंट से मुलाकात की जो अपने ऐसे ही एक हाथ की मदद से जिंदगी के तमाम अमूर अंजाम दे रहे हैं। ये हाथ जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये काम इस तरीके से करता है कि जो चीज़ मैं अपने माइंड से सेंस करवाता हूँ इसको, ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग फिर आगे वर्किंग करता है। और इसकी वर्किंग के थ्रू ऐसा होता है कि मैं अपनी डेली लाइफ के जितने टास्क हैं, जैसे ड्राइव करना है, पानी पीना है, लिखना है, जो काम करने डिफरेंट, वो इनसे मैं बहुत आसानी से मैं अपनी वो कर लेता हूँ। बायोनेक्स ने वालिदैन के सामने उमर के लिए मसनूई हाथ के इस्तेमाल का एहतमाम भी किया, जिसको इस्तेमाल करते हुए मोहम्मद उमर भी हैरान रह गया। जैसे मैं सोचता हूँ ये हाथ वैसे ही काम करता है। जब मैं सोचता हूँ कि ये हाथ नीचे हो तो ये नीचे होता है, जब मैं सोचता हूँ कि ये मुट्ठी बनाए तो ये मुट्ठी बनाता है, और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ कि ये नीचे हो जाए ऊपर हो जाए तो ये वैसे ही काम करता है। बस दुआ है कि ये हाथ मेरे जल्द से जल्द लग जाए। वालिदा ने जब उमर के मसनूई हाथ को काम करते देखा तो फरते जज्बात पर काबू न रख सकी। तो बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वाकई ये उमर चला रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब ये खुद चला रहे हैं। अब ये खुद से कम ये खुद से खाना तो खा पाएंगे, पानी पी लेंगे, पानी के लिए तंग करते हैं बहुत, पानी पी लेंगे, कुछ स्पून से पकड़ के खा लेंगे। जब इनकी ट्रेनिंग होगी लिख सकेंगे। साइकिलिंग करने बहुत शौक़ है, ये क्रिकेट का बहुत शौक़ है। और ये अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मम्मा मैं क्रिकेट खेल पाऊँगा। शायद अब इनका ये ख्वाब पूरा हो जाए। बायोनेक्स के CEO अनस नियाज का कहना है कि इनका ये डेमो के इलेक्ट्रिक समेत किसी भी इदारे या मौलिजिन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए काफ़ी है। देखें, जो उमर के हवाले से कन्फ्यूजन थी कि इसका मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता, और ये तो कभी किया नहीं गया, ये तो नामुमकिन है, तो देखें हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी पहली टेस्टिंग की। 3 साल तक ये इस तरह से इसने अपने गुजारे हैं और अब देखें माशाल्लाह से ख़ुद मूवमेंट कर रहा है। हम जिस तरह से इसको बता रहे हैं कि इस तरह से करो तो ये सारी चीज़ें फंक्शंस पर परफॉर्म कर रहा है। और इसमें ख़ास बात यह है कि जो दूसरा आर्म है, राइट आर्म, वो कंपैरेटिवली ईजी था करना, लेकिन हमने चूज़ किया डिफ़िकल्ट टास्क को जो लेफ़्ट साइड है, जो अभी आप उमर का देख सकते हैं, जो बिल्कुल भी उसका आर्म नहीं है यहाँ से,
और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी यूज़ कर सक रहा है। यानी कि हमारे जो बात थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है, पाकिस्तान में पॉसिबल है। कराची से खरबों रुपए कमाने वाला के इलेक्ट्रिक चंद लाख रुपए बचाने के लिए मुसलसल मोहम्मद उमर को बाजुओं से महरूम रखे हुए है। 3 साल ज़ाया होने के बाद ये इदारा मोहम्मद उमर के मसनूई बाजुओं का 1/4 खर्च बचा चुका है। मगर इस 3.5 साल के अरसे का एक एक दिन मोहम्मद उमर और वालिदैन के लिए कड़ी आजमाइश बनकर गुजरा है। प्रोस्थेटिक फिटिंग के जो फेजेस हैं वो मुख्तलिफ एजेस के हिसाब से आगे चलेंगे। अब 8 साल की उम्र में अगर इसका पहला प्रोस्थेटिक फिटिंग लग जाती तो इस वक्त वो 3 साल उसको हो चुके होते। अब ये 3 साल जो है के इलेक्ट्रिक ने ऑलरेडी बाय कर लिए हैं, ज़ाया कर लिए हैं, और हमारे एंड पे के इलेक्ट्रिक ने एक तरह से यूँ समझ लें तकरीबन $45,000 उन्होंने बचाए हैं, और आगे चल के कितना अर्सा और इसमें निकालते हैं तो वो एक तरह से टाइम बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान मेरे बेटे का हो रहा है। और इसमें वो अपना पैसे बचाने के चक्करों में लगे हुए और मेरे बेटे का हाथ जो है वो नहीं लग पा रहा। और मेरी सिंपल रिक्वेस्ट ये है कि जो एज़ पर हाई कोर्ट जो उनको कंडीशंस उनको बाउंड किया गया है कि बायनिकाम्स लगाने हैं, उनको स्पॉन्सर करना है, और मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता भी हूँ और उनको कॉन्सेंट मैंने प्रोवाइड किया है कि जो भी इस पे बायनिकाम्स में मसले होंगे या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो ज़िम्मेदारी मेरी होगी। के इलेक्ट्रिक को मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊँगा। समा ने मोहम्मद उमर के 3.5 साल ज़ाया करने पर के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ लेने के लिए कई बार राब्ता किया। कई माह की टाल मटोल के बाद के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान अवैस मुंशी ने जो मौक़िफ़ दिया वो मोहम्मद उमर और उसके वालिदैन के ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है, जिसमें मसनूई बाजू लगाने के अमली इक़दाम के बजाय वही वादा फ़रदा दिया जो मोहम्मद उमर के वालिदैन को 3.5 साल से सुनाया जा रहा है। मोहम्मद उमर का मामला के इलेक्ट्रिक की बेहिसी का वाहिद केस नहीं है। इदारे की गफलत की वजह से आज़ाद से महरूम होने वाले शहरियों के साथ के इलेक्ट्रिक के मुलाजमिन का भी कोई अजाला नहीं किया जाता है। कैमरामैन फैसल आगाई और मजर सदीकी के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। मोहम्मद उमर इस वक्त के इलेक्ट्रिक से सवाल कर रहा है कि जो आपने वादा किया था वो पूरा कब करेंगे, और उसको तो अब बेचारे की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसको ये वादा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो के इलेक्ट्रिक वाले कुछ तो शर्म करें, अपने इस मासूम बच्चे की अजियत को भी इजाफी बिल का किस्तें बनवाने के लिए आने वाला और उसको पूछगछ करने वाला साइल समझ लिया है, जिसका वालिद जब भी कभी आपसे बात करने और पूछने के लिए आता है तो आप उसको हीले बहाने और मुख्तलिफ टैक्टिक्स देते हैं। यकीनन ये सारी बातें, ये सारे बहाने आपने उस वक्त नहीं किए होंगे जब आप हाई कोर्ट में यकीन दहानी करवा रहे थे कि 24 साल की उम्र तक, यानी 4 जो सेशंस हैं इस बच्चे के बाजू के, वो आप करवाते रहेंगे। तो ठंडे कमरों में बैठने वाले के इलेक्ट्रिक के वो लोग, वो बड़े ओहदों पर बैठने वाले, कम से कम ये सोच लें कि ये हादसा है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो कुछ तो खुदा का खौफ कर लें, कुछ शर्म कर लें, इस बच्चे को ऐसे अजियत ना दें, इस मासूम बच्चे को ऐसे ना तड़पाएं। कुछ भी हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। और आखिर मैं ज़रा वज़ीर आज़म साहब से भी, वज़ीर आला साहब से भी और गवर्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, उनसे भी कहूँगी कि आप भी देखिए कि ये आपकी नाक के नीचे, वज़ीर आला साहब आपके सूबे में, गवर्नर साहब यहाँ सिंध में, कराची में क्या हो रहा है, आपसे भी इस पर सवाल हो सकता है। बहरहाल जी नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के पानी।